हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये पंक्तियां पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं जिस विषय की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत ही सूझबूझ और कूटनीति से उस काम को अंजाम दिया गया जो हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ, एक तरफ आजादी की बहुत खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अंग्रेज जो थे वो विरासत में हमको एक बिखरा हुआ भारत देके जा रहे थे। इस बिखरे हुए भारत को समेटकर एक सूत्र में पिरोना, जैसे कि एक धागे में सारे मोतियों को पिरोना, ऐसा कार्य था और इस महान कार्य को अंजाम दिया हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो उनके अधीन जो प्रांत थे उनको भी, और जो देसी रियासतें थी उनको भी उन्होंने ये आजादी दी थी कि वो किसी भी संघ में शामिल हो सकती हैं। जहां तक देसी रियासतों की बात है दोस्तों, तो अंग्रेजों ने जब भारत में अपना साम्राज्य प्रारंभ किया था तो कुछ प्रांत ऐसे थे जो सीधे उनके नियंत्रण में थे, जिसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था, और कुछ ऐसे देसी राज्य थे जिनसे अंग्रेजों ने या अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर ली थी और उस संधि के अनुसार ही वो चलते थे। होने को उनको स्वायत्तता दे रखी थी, लेकिन दोस्तों ये देसी राज्यों का एक भ्रम मात्र था, क्योंकि स्वायत्तता जो थी वो नाम मात्र की थी और वो ब्रिटिश हिज मैजेस्टी साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यह प्रावधान रखा कि देसी रियासतें चाहें तो किसी भी संघ में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। दोस्तों, इस प्रकार की स्वतंत्रता वाली जो बात रखी, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक समस्या का कारण थी। 562 देसी रियासतें थीं, उनको एकीकृत करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन दोस्तों हम इस बात पर बहुत गर्व कर सकते हैं, हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को अंजाम दिया और आज हम जो भारत देख रहे हैं उस भारत को इस रूप में प्रस्तुत करने का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जैसे भारत बिखरा हुआ था दोस्तों, भारत के अलग अलग प्रांत थे, वैसे ही राजस्थान में भी दोस्तों अलग अलग रियासतें थीं और उन रियासतों को एकीकृत करना बहुत मुश्किल काम था। भारत में जो राजस्थान था उसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था दोस्तों। उस राजपूताना में 19 देसी रियासतें थीं, 3 आपके ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों, इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद हैं, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका एकीकरण बहुत ही मुश्किल काम था। 7 चरणों में यह पूरा हुआ और कई चुनौतियों का इसमें सामना हुआ। दोस्तों, आज हम उस एकीकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश, जहां पर जीएस को यानी सामान्य ज्ञान को सिंपल किया जाता है और इंग्लिश को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप समझ चुके होंगे हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि हमारी जो सोच है, हमारी समझ को विकसित करने वाला ये वीडियो है, जिसमें हम ये आपको इस पूरी स्टोरी बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में जो राजस्थान है आज जिसका आप स्वरूप देख रहे हैं उसका एकीकरण कैसे हुआ। दोस्तों, पहले ही बताया जा चुका है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से। दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है उससे पहले जो आपको हम बता चुके हैं 19 देसी रियासतें, 3 आपके केंद्र शासित 3 आपके ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इस प्रकार से जो है राजपूताना जो था वो अलग अलग देसी रियासतों में बटा हुआ था। इनको एकीकृत करना बहुत कठिन चुनौती थी। सरकार बहुत संभल के काम कर रही थी और सरकार का यह प्रयास था कि कहीं भी किसी प्रकार की चूक या असावधानी न हो जाए।
इसलिए जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय उन लोगों ने ये कोशिश की कि जहां तक हो सके यथास्थिति बनाई रखी जाए। तो सरकार जो थी, उस तत्कालीन जो सरकार थी, उसने इन देसी रियासतों के साथ यथास्थिति बनाए रखने का अवसर दिया। इसके बाद 1935 के जो आपका अधिनियम था, उसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि देसी रियासतें जो हैं वो आपके विदेश विभाग, दूरसंचार विभाग और आपके रक्षा मामलों को छोड़ करके बाकी मामलों में स्वायत्त रहेंगी। और इसके बाद फिर जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उसने जो राजपूताना एजेंसी का गठन कर रखा था, और उसका गठन इसलिए किया गया था ताकि जो राजपूताना क्षेत्र है उसका संचालन, उसका प्रशासन ठीक से हो सके। लेकिन दोस्तों, उसका फिर विघटन कर दिया गया और उसके स्थान पर एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई। ये अंग्रेजों के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वो भारत से जा रहे थे, तो उन्होंने राजपूताना का जो कार्य क्षेत्र था वो प्रशासक को सौंप करके और उन्होंने ये आजादी दे दी कि देसी रियासतें अपने हिसाब से अपना कोई संघ बना सकती हैं या भारत संघ में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, फिर शुरू होती है हमारे एकीकरण की कहानी। और एकीकरण की कहानी में सबसे पहला चरण प्रारंभ होता है, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। दोस्तों, पहला चरण था आपका प्रथम चरण, जिसको आप कहते हैं। इस चरण में जो है आपकी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सम्मिलित होने वाले हैं। दोस्तों, इनको आप याद रखने के लिए एबीसीडी के रूप में याद कर सकते हैं। आपकी अल्फाबेट की एबीसीडी होती है, उससे ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये आपके 4 जो देसी रियासतें थी, उन 4 देसी रियासतों को इस चरण में सम्मिलित किया गया। देखिए, अलवर जो था, बड़ी समस्या थी अलवर के साथ कि दोस्तों, अलवर जो रियासत थी, जब भारत आजाद हुआ था और 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, दोस्तों आपको मालूम है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी के हत्याकांड में इस अलवर रियासत की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में अलवर को भारत में सम्मिलित करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने अलवर और भरतपुर को तुरंत अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और दोस्तों, करौली और धौलपुर जो थे, वो पहले से ही इसमें सम्मिलित होना चाहते थे। इसलिए फिर इनको मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया गया। दोस्तों, इस संघ को कहते हैं मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में जो है ये 4 देसी रियासतें सम्मिलित हुई थी दोस्तों। और इन देसी रियासतों का जो है गठन की प्रक्रिया जो थी वो 28 फरवरी 1948 को शुरू हो गई थी। दोस्तों, इसको याद करने का एक तरीका रहेगा कि देखो, आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, क्योंकि उसमें 2 लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। दो लोग जो है एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 4 लोग थे, इसलिए जिसका जस्ट डबल कर लीजिए, तो ये वैलेंटाइन डे के जस्ट जो है का डबल आप याद रख सकते हैं। वैलेंटाइन डे के डबल तारीख यानी 28 फरवरी को ये इनकी गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा था, इसके बाद आप जानते हैं मार्च का महीना आने वाला है। तो इसके लगभग 20 दिन बाद, आपके 18 मार्च को जो है, हाँ, इससे पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 17 मार्च 1948 को जो है इसका गठन हो गया था पूरी तरह से विधिवत। लेकिन इसका उद्घाटन जो था दोस्तों, वो 18 मार्च 1948 को किया गया।
18 मार्च 1948 को उसका उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में जो है, जो शोभाराम कुमावत, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। और इसका उद्घाटन जो था वो NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। और जो है इन्होंने संघ बना करके और भारत सरकार से जो है समझौता भी कर लिया दोस्तों, और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये थी आपकी पहले चरण की बातें जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों। इसके बाद आता है आपका दूसरा चरण। इसमें दोस्तों एक बात और पूछी जाती है कभी कभी, KM मुंशी के द्वारा ये नाम दिया गया था दोस्तों। ये मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था, वो नाम जो है वो KM मुंशी के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रथम चरण से संबंधित याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद आपका शुरू होता है तृतीय चरण। दोस्तों द्वितीय चरण जो था, ये द्वितीय जो चरण था, इसमें और भी रियासतें शामिल होने वाली हैं दोस्तों। जब 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हो चुका था, उसके बाद फिर जो अन्य रियासतें थी उन्होंने अपना संघ बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो उसमें देखिए आपका टोंक, आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा आपके टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, आपका प्रतापगढ़, सायपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए, ये कुल 9 रियासतें हैं जो इसमें सम्मिलित होने वाली हैं। टोंक और कोटा, क्योंकि इनको याद करने की थोड़ा तरीका ध्यान रख लीजिए दोस्तों। कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं और प्रश्न कभी कभी ऐसे ही जाते हैं और उनमें हम कंफ्यूज गलत कर जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। देखिए टोंक और कोटा, टोंक का उल्टा करोगे तो लगभग कोटा निकलता है, या कोटा का उल्टा करोगे तो लगभग टोंक निकलता है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद हड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें बूंदी और झालावाड़ आती है, उनको आप याद रख लीजिए। बूंदी झालावाड़ से आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा उससे पहले आपका सायपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में, तो आपको उसको याद रख लीजिए। इससे पहले आपका किशनगढ़ है जो अजमेर के आसपास है, उसको याद रख लीजिए दोस्तों। फिर आपका प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। आप इसका क्रम रख लीजिए, भले ही अपने याददाश्त के लिए। देखो पहला क्रम आपका टोंक है, या आप जो है नंबर 2 पर आप किशनगढ़ को रख सकते हो क्योंकि उसके नजदीक था दोस्तों, और इनके बीच विवाद चल रहा था, इनको भी सुलझाया गया था इससे पहले, किशनगढ़। इसके अलावा आपके तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं सायपुरा। इस प्रकार से आपके ये 3 हैं, टोंक, किशनगढ़ और सायपुरा, इसको क्रम में रख सकते हैं। इसके बाद आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आपके हड़ौती अंचल में जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है प्रतापगढ़, इसके बाद आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इसको एक बार फिर क्रम जमा देते हैं, आप ठीक से लिख लीजिए। मैं साफ करके लिख रहा हूं, देखो दोस्तों। तो द्वितीय चरण है, ताकि आपको याद रह सके। नंबर 1 पर तो आपका जो है टोंक, क्योंकि मध्य में है टोंक। इसके बाद थोड़ा सा आप दूसरे नंबर पे आप किशनगढ़ को याद रख सकते हैं क्योंकि ये नजदीक है और इनके बीच जो है विवाद चल रहा था, उस विवाद को भी सुलझाया गया था। तीसरा आपका सायपुरा दोस्तों, ये नजदीक ही है, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर के पास में ही है। इसके बाद चौथा आपका जो है दोस्तों
कोटा, पांचवा बूंदी, छठा आपका झालावाड़। ये तीनों हाड़ौती की रियासतें हैं दोस्तों, नवीनतम रियासत भी है झालावाड़। और इसके बाद आपकी सातवां आपका, फिर आप थोड़ा इधर की तरफ दक्षिण की तरफ आ जाइए तो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के नीचे जो है आते हैं तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के भी नीचे आते हैं तो आपका लास्ट है आपका बांसवाड़ा दोस्तों। इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं। इसी क्रम में ये हमने बिल्कुल वही क्लॉक वाइज हमारा जो सिस्टम चलता आ रहा है, अभी तक हमने क्लॉक वाइज ही चर्चा की है, तो क्लॉक वाइज इनको याद रखिए। इस प्रकार से जो घड़ी की सुई घूमती है वैसे हमने इनको घुमा करके लिखा है ताकि आपको क्रम से याद रहे। तो ये कुल 9 रियासतें आपकी अब सम्मिलित होने जा रही हैं आपके द्वितीय चरण में दोस्तों। चूंकि मत्स्य संघ के निर्माण के साथ ही इनकी भी आपस में गठन की प्रक्रिया जो थी वो तेज हो गई थी, और इनके जो गठन हुआ था वो आपका ध्यान रखिए 28 मार्च 1948 को प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। उसके लगभग 7 दिन बाद, ध्यान रखिए, केवल और केवल 7 दिन बाद जो है इनका गठन हो गया। यानी आप 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 मार्च आपके 1948 को जो है इस संघ का निर्माण हुआ। इसमें 9 रियासतें शामिल थी दोस्तों। इसमें देखिए 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था, और जब सात दिन बाद तो दोस्तों द्वितीय चरण में जो है ये आपकी जो 9 रियासतें थी इनको भी सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा आपके जो है कुशलगढ़ ठिकाना था
इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया था दोस्तों। इसको आपको याद रखना है, कुशलगढ़ ठिकाना था, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो कुशल करेगा सब कुछ। क्योंकि ये 9 रियासतें सम्मिलित हो रही है इतनी बड़ी, तो इनको कुशल करने के लिए कुशलगढ़ रियासत को सम्मिलित किया गया था। और इससे पहले जो आपकी हमने मत्स्य संघ का निर्माण देखा था दोस्तों, उसमें भी क्या नाम से आपके नीमराणा और जो लावा रियासतें थी, नीमराणा और जो लावा आपके ठिकाने थे, उनको भी सम्मिलित किया गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि देखिए इसका भी उद्घाटन जो है एनबी गाडगिल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आपको इसमें एक बात और याद रखनी है दोस्तों कि जो है इसके जो प्रधानमंत्री थे वो आपके गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। और इसमें उदयपुर भी सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन काफी जो है सरकार जो थी वो किसी प्रकार की देरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तय समय पर उद्घाटन करने के लिए उदयपुर को पोस्टपोन कर दिया था दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जो थे गोकुल असावा बने इसके, और एनबी गाडगिल के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था दोस्तों। और कोटा के राजा जो थे भीम सिंह जी, उनको राज प्रमुख बनाया गया। और जो बूंदी के राजा थे उनको उप राज प्रमुख बनाया गया। क्योंकि दोस्तों बूंदी रियासत की यह भ्रांति थी कि बूंदी रियासत, और ये सही भी है कि कोटा कुछ समय के लिए जो बूंदी के राजा के अधीन रहा था, इसलिए उनका ये सोच थी कि मैं इनके ऊपर आता हूं, इसलिए मुझे राजा बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो है कोटा को राज प्रमुख बनाया गया, कोटा को ही राजधानी बनाया गया, और आपका बूंदी जो था उसको संतुष्ट करने के लिए उप राज प्रमुख बनाया गया था। तो यहां तक का आपका द्वितीय चरण आता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमने द्वितीय चरण तक राजस्थान के एकीकरण को पढ़ लिया है, और समयभाव के कारण हम इस एकीकरण को इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अगले वीडियो में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।